नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका नाश्ते पर नेताजी में। आज हमारे साथ एक ऐसे नेताजी हैं जो जहां भी जाते हैं तारीख से ज्यादा तारीख के फैसले जरूर लेकर आते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ, न सिर्फ मैं ये कहूं वकील, बल्कि कांग्रेस के नेता और 3 बार राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी जी। स्वागत है आपका अभिषेक जी हमारे शो पर। आज नाश्ते में आप क्या खाते हैं और क्या खिलाते हैं? नॉर्मली क्या रहता है वकालत में लड़ाई करने के पहले नाश्ते में? वैसे कहा जाता है कि नाश्ता, एक कहावत है पुरानी, ब्रेकफास्ट लाइक एन एम्परर, लंच लाइक अ क्वीन और अ किंग एंड डिनर लाइक अ पॉपर। तो मेरे को अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, नाश्ते में ज़्यादा भूख नहीं लगती है, तो मैं कम लेता हूँ। नाश्ता ज़्यादा लेना चाहिए जिससे कि बात की, और लंच भी कम लेता हूँ। मेरी मेन मील डिनर होती है जो कि स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी नाश्ता लेता हूँ मैं। घर पर डांट नहीं पड़ती है इसके लिए? घर पे तो हर चीज़ के लिए डांट पड़ती है, इसलिए अब तो उसके आदी हो गए हैं। ये लोगों को पता है कि आप जो सबको डांट खिलवाते हैं अदालत में, इसीलिए मैं घर के बाहर बहस करता हूँ। ये सबसे, राजनीति में भी बाहर बहस करता हूँ, कानून में भी बाहर बहस करता हूँ, तो कोई स्कोप नहीं घर में बहस करने का। घर में गृह घर में मंत्री लाइसेंस नहीं है? बिल्कुल लाइसेंस पे हूँ, इवन टेनेंट भी नहीं हूँ, लाइसेंस ही हूँ। देखिए, वकीलों से कौन ही जीत सकता है। लेकिन जब आप इस समय वकालत की बात करें तो एक के बाद एक, आप ऐसा कोई केस नहीं होगा, बड़ा केस देश का, जो आपने ना लड़ा हो, वो चाहे क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो, एक के बाद एक। राजनीति से जुड़े हुए शिवसेना के मामले से लेकर हाल ही में संजय सिंह का मामला ईडी में ले लीजिए। लड़ाई अदालत में कानूनी है कि टारगेट किया जाता है? देखिए, जहाँ तक अदालत में आपने शब्द बोला, तो लड़ाई कानूनी होती है, होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कुछ सफलता मेरी ये रही है कि मैंने पिछले 2-3 दशकों में विशेष रूप से अपने विभिन्न रोलों को मिक्स नहीं होने दिया है। मैं कई बार कहता हूँ कि मैं जहाँ तक होता है पर्याप्त रूप से चाइनीज़ वॉल रखता हूँ। जैसे मैंने आज कोई बहस की, सीधा बहस करके मैं कैमरे पे जाके उस बहस के मुद्दे पे बात नहीं करता। वर्तमान में जिस तरह के मामले हो रहे हैं, ईडी ने 6 महीने के बाद संजय सिंह को रिहा कर दिया, कैसे देखते हैं इस मामले को? ये संजय सिंह की बात नहीं है। देखिए, दुर्भाग्य है, और मैं मॉडरेशन वाले शब्द इस्तेमाल करता हूँ, मैं कभी एक्सट्रीम में विश्वास नहीं करता। मैंने अब सैकड़ों ईडी केसेस किए हैं। जहाँ तक ईडी का सवाल है, दुर्भाग्य ये है कि जो उसकी ओरिजिनल सोच थी वो हट गई है। ड्रग मनी को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसीड्स को कंट्रोल करना। अब वो जाके एक तो उन्होंने शेड्यूल में हर आम ऑफेंस को डाल दिया है। दूसरा, जो आप आज जेल देख रहे हैं, बेल नहीं मिलने का देख रहे हैं, उसमें 99% कोई भी सीधी एविडेंस तथ्य नहीं है। ये एक विकृत तरीका है ईडी को रन करने का। इसमें सेलेक्टिविटी बहुत है, इसमें कोई संदेह नहीं है, 2 राय नहीं है। बीजेपी कहती है हमारे नेता भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा या ईडी में सलाखों के पीछे जाएगा। इस बात को दुनिया मानती है, इस बात को। ईडी निश्चय करती है कि आपके नहीं, ईडी निश्चित करती है कि किसके शुरुआत की जाए, किसके विरुद्ध केस की। लेकिन एक प्रक्रिया है ना ईडी का मामला करने की। अगर मामला होता है, केस होता है, उसके बाद ईडी उस मामले को उठाती है। नहीं, केस ही ईडी शुरू करती है। ईडी शुरू का एफआईआर के आधार पर ना। आम आदमी पार्टी पर तो कांग्रेस ने एफआईआर की थी। नहीं, कांग्रेस ने नहीं की थी, गलत बात है ये। कंप्लेंट हुई थी, अखबारों में आई थी, बीजेपी ने की थी दिल्ली में, कांग्रेस ने उसको बाद में समर्थन किया था। लेकिन साक्ष्य थोड़ी देती हैं। ईडी को आवश्यकता नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। ईडी को आवश्यकता नहीं है कि आप कंप्लेंट करें। ईडी को आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि आप कंप्लेंट करें। ईडी अपने आप स्वतः कि हमारे को मिला है, एक कोई क्राइम हुआ है, हम मानते हैं कि उस क्राइम में मनोज्ञा को प्रोसीजर ऑफ क्राइम मिला है, हम खुद दर्ज कर रहे हैं ECIR और हम शुरू कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। उसके लिए बीजेपी के जो सैकड़ों कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेता हैं, एक नहीं मिला आपको जिसके आगे आपने एक बताइए ECIR शुरू की हो? पता है कि ये पक्षपात होता है राजनीतिक तौर पर, और ये ध्यान में रखते हुए कि इस बार जिस तरह से चुनाव है, चुनाव में इसका सीधा फायदा होगा। पक्षपात तो बहुत ही एक सरल माइल्ड शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं। घोर द्वेष है, घोर स्लैंटिंग है। वर्तमान की स्थिति में एनडीए कह रही है 400 पार, 10 साल हो चुके हैं सत्ता में। क्या एंटी इनकम्बेंसी अभी तक सीपन नहीं की है या फिर विपक्ष ने ही सरेंडर कर दिया है? देखिए, अगर जैसे कि नामकरण किया चीन ने अरुणाचल प्रदेश में, उससे अरुणाचल प्रदेश उनका हो गया,
माननीय प्रधानमंत्री तो बहुत मानते हैं, हमेशा जुमले के मास्टर हैं, और बीजेपी जुमलों की मास्टर। तो एक जुमला बनाया आपने, अब की बार 400 पार, उससे 400 हो गए। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, कुछ ही दिनों की बात है, अभी 2 साल भी नहीं हुए। बंगाल में क्या कहा था उन्होंने, फिगर दिए थे, मैं दावा करता हूँ 150, मैं दावा करता हूँ 200 के पार था। 200 पार। क्या हुआ, जब 70 आए तो एक चू भी नहीं निकला। तो ये नहीं चाहिए स्लोगन से, तो ये एक रणनीति होती है, हर आदमी कर सकता है स्लोगन। हम विश्वास करते हैं कि हम सीमित रूप से बोलते हैं, हम जुमले नहीं बनाते हैं, उसका मतलब 400 हो जाएंगे, हम वीक हो गए। अगर कांग्रेस में सब कुछ ठीक है तो फिर एक के बाद एक नेता छोड़कर क्यों जा रहे हैं, खासतौर से वो नेता जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है? बीजेपी ने एक खुले दरवाजे की पॉलिसी अपनाई है, उसको वॉशिंग मशीन कह लीजिए, खुला दरवाज़ा कह लीजिए। हम आपके चरित्र, आपके चेहरे, आपके किसी चीज़ को देखेंगे नहीं। हमारे 3 या 2 उद्देश्य हैं। एक कि हमको अगर इंसल्ट करना है, किसी परिवार को तोड़ना है, शरद पवार जी के बाराबती में ये हो रहा है। हमको अगर आपको एक अपमानित करना है तो आप मेरी बहन है, मैं आपका भाई हूँ, खड़ा कर दिया। दूसरा उद्देश्य है कि हमें लगता है कि हम पैसे के वर्चस्व पे जीत लेंगे, किसी पैसे के आधार पे ले लीजिए। तीसरा है कि हम डरा धमका के ले लेंगे। सब चलती है, डरा धमका के बहुत सारे लोग गए हैं। आपने मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की याद दिला दी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आपको लगता है कांग्रेस बहुत सारे दावे कर रही है, लेकिन ये भी तो सच है कि जो पैसा कंपनियां या फिर ऐसे कई वेस्टेड इंटरेस्ट कैश में देती थी राजनीतिक दलों को, अब कम से कम उसका हिसाब होने लगा है और सामने आने लगा है। कहाँ, यही तो मिथ्या प्रचार है। यहाँ पर जो आपने बनाया उसमें ये कहाँ है कि कैश कम होगा। ये तो कैश को एक प्रकार से लेजिटिमाइज करवाया है। इसमें आप करोड़ों रुपए दे दीजिए, न देने वाले का नाम मालूम, न लेने वाले का मालूम। कई ऐसी कंपनियां हैं जो लॉस मेकिंग है, जिसमें नुकसान हो रहा है, वो दे रही हैं। और जब आप दे रहे हैं तो जा तो रहा है वो एक सपोजिटली एक बैंक के थ्रू, लेकिन आपको, जनता को, वोटर को, न देने वाले का न लेने वाले का, ये किस प्रकार की पारदर्शिता है। तो ये बात सही है कि आप कैश में नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसकी हर चीज़ गुप्त है। ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा तरीका है। आप कैश को थोड़ा बहुत कम कर रहे हैं क्योंकि बॉन्ड के थ्रू जा रहा है, लेकिन पता नहीं है वो कैश कहाँ से आया, कैसे आया, और आप भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। बीजेपी कहती है कांग्रेस ने 60 सालों तक कैश में लिया डोनेशन, वो कहाँ गया नहीं पता, लेकिन आज कह रहे हैं कि हमारे पास रेलवे का टिकट खरीदने के पैसे नहीं हैं। और बीजेपी के पास कभी कोई कैश डोनेशन नहीं आया। आप ये मानती हैं? बीजेपी के, आप जानती हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक बार छोड़ दीजिए, आज जितनी पार्टियां देश में हैं उनको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उन सबको मिला के जितना पैसा है उससे ज़्यादा कहीं बीजेपी के पास है। सबसे गरीब पार्टियां विपक्ष की हैं, तुलनात्मक रूप से हमारे सबके मिला के उसके दुगुना बीजेपी को मिले हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहा हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो प्रकाशित है। 300 करोड़ कांग्रेस सांसद या तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों के पास से निकलते हैं, तो उसको देखकर क्या कहेंगे? जहां पर आपके पास तथ्य है, आपने नोटिस किया, हमने बहुत कम कहा। एक झारखंड का केस आया था हमारे एमपी का, हमने समर्थन किया, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैंने समर्थन किया, सीधा आपको पता है नहीं किया। ऐसे कई केसों में नहीं करते। लेकिन क्या आप समझते हैं कि केजरीवाल जैसे केसेस, कितना पैसा मिला? जब तक नगद रुपया नहीं दिखेगा तब तक कांग्रेस समर्थन प्रोसीजर ऑफ क्राइम का मतलब ये होता है। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो आप कह रही नगद रुपया जिसकी बात कर रही हैं, जब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है तो ईडी कैसे आई आपके घर में? और प्रोसीजर क्राइम अभी मिलने की जरूरत नहीं है। आज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम उनको सिसोदिया के केस में 1.25 साल में नहीं मिला है। तो विदाउट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कौन सा है? आप आरोप तो मैं भी लगा सकता हूँ आपके विरुद्ध कि आपने इतने रुपयों का गबन किया है और आपको जेल रख रहा हूँ, चुनाव के बाद जेल रख रहा हूँ, उसके बाद कहूँगा साहब मुझे मिला नहीं कुछ, सॉरी, आप बाहर निकल सकते हैं। आपने जेल की बात की तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है, क्या ये प्रेसिडेंस है कि कोई मुख्यमंत्री जेल में रह के सरकार चला सके, या उसकी विधि क्या है? कौन सा प्रतिबंध है कि आप नहीं हो सकते हैं? आपको बताना होगा प्रतिबंध, मुझे बताना नहीं, अनुमति आपको बताना है प्रतिबंध। आपको मतलब मेरा आपसे मतलब नहीं है, मेरा जनता से मतलब है। नंबर 2, बीजेपी परोक्ष रूप से अलग अलग लोगों से पीआईएल करवा रही है कि बंद करो इनको, प्रतिबंधित करो, कोई रोक नहीं बता रही है, कानूनी रोक नहीं। नंबर 3, ये बात सही है कि यद्यपि कोई कानूनी रोक नहीं, इसका मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं हमेशा रह सकता हूँ मुख्यमंत्री। ये बात सही है कि कुछ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आती हैं, लेकिन अगर आप वो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज अपने पार्टी के अंदर हल कर लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? आज एक सौभाग्य की बात है कि
अरविंद केजरीवाल के पास कोई पोर्टफोलियो था नहीं पहले से, पिछले 5-7 सालों से। वो अगर मौखिक बोलते हैं सुझाव, आप हैं आतिशी, आपके पास एक मंत्रालय है, मैं हूं सौरभ भारद्वाज, मेरे पास दूसरा मंत्रालय है, अगर वो मौखिक रूप से कहते हैं कि साहब ये मेरा सुझाव है, ये होना चाहिए, और फिर मंत्री लेता है निर्णय, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या आपत्ति है? नंबर 5, क्या इस पूरे अभियान का जो बीजेपी चला रही है सीधा PIL के द्वारा, अखबारों के द्वारा, एक ही उद्देश्य नहीं है कि इनको हमने प्रतिबंधित कर दिया चुनाव में अभियान करने से, अब हम चाहते हैं कि इनकी पार्टी को तोड़ें, अब हम चाहते हैं कि इनकी पार्टी को पैसे द्वारा, डर द्वारा, भय द्वारा। आप सोचिए आम MLA जो आपका है, मैं सिर्फ अभी आपकी बात इसे करूँगा, आपने आपकी बात की AAP की, आम MLA है, उस पर कितनी प्रताड़ना है, मंत्री पे है आक्षेप कि भाई आप कल आपको अरेस्ट कर सकते हैं। आम MLA इसके अलावा 10 हैं जिनका नाम नहीं दे रही, जो अरेस्टेड हैं, तो फिर उसके बावजूद आपका उद्देश्य है कि आप इसको तोड़ेंगी पार्टी को। मुझे एक बात बताइए, आप इतने वरिष्ठ वकील हैं, आपने एक चुनाव लड़ा हिमाचल प्रदेश में, अभिषेक मनु सिंघवी से चूक कहाँ हो गई? अभिषेक मनु सिंघवी से चूक मिनिमल हुई है, न्यूनतम, नहीं के बराबर हुई नहीं। चूक 2-3 जगह हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के मैनेजमेंट में चूक है। इसमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अपने बहुमत अपनी सरकार के प्रदेश में हमको ऐसा नहीं होने देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, तो छुपाने की क्या बात है। लेकिन ये प्रश्न पहले किससे पूछना चाहिए? उन लोगों से जिनके चाल चरित्र चेहरा आपने नंगा देखा। मैं वहाँ पर पहली बार ज़िंदगी में गया, मतलब ज़िंदगी में पहले भी गया हूँ मैं पर्यटक के रूप से, लेकिन पहली बार इस विषय में गया मैं 10 दिन पहले। सब लोग, एक एक व्यक्ति मेरे से मिला, कई परिवार द्वारा के साथ मिले, उन्होंने आश्वासन दिया। उसके बाद 4-5 बार मिले, उसके बाद उसके प्रीवियस दिन जब चुनाव होता है उसके पहले एक औपचारिक रूप से डिनर होता है, उसमें मिले। कुछ लोगों ने हमसे शराब मांगी जो सर्व होती है ऑफिशियल होटल में, कुछ लोगों ने ड्रिंक मांगी, कुछ लोगों ने खाना नॉन वेज मांगा, कुछ ने वेज मांगा। उसके दिन अगले दिन सुबह जिस दिन वोटिंग होती है ब्रेकफास्ट पे आए। तो अब इसका क्या कह सकता है कोई आदमी? अगर आपका चारित्र चेहरा चाल ऐसी है तो मैं समझता हूँ कि कोई भी नहीं जीत सकता। और एक चीज, मैं विधायकों की बात कर रहा हूँ, इन 9 की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप समझती हैं कि 9 के 9 प्यार की वजह से गए वहाँ पर, या अचानक इनका एक इतना ज़बरदस्त आइडियोलॉजी बदल गई? हम सब जानते हैं कि कौन सा लुब्रिकेंट है जो इस गाड़ी को चलाता है। वो लुब्रिकेंट कौन देता है? एक महान पार्टी जिसके पास कैश ही नहीं है, जिसने कैश का नाम ही नहीं सुना, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो सब ऑफिशियल डोनेशंस होती थी। तो इसका आंसर आपको मिल गया है। एक सवाल, क्या कांग्रेस में आइडियोलॉजी का क्राइसिस है और आत्ममंथन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? आइडियोलॉजी का क्राइसिस 0 है। अगर हम आज आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर देते तो शायद हमारी बढ़ोतरी होती है। ये तो सिर्फ इसीलिए है कि कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है कि कुछ क्षति हुई है उसकी। अगर हम जिस प्रकार से बीजेपी फ्लेक्सिबल होती है, बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी की बहुत बात करती है, बीजेपी में कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं, वो हर चीज़ में फ्लेक्सिबल है, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है दूसरा कि अब क्राइसिस है, निश्चित रूप से आप क्राइसिस शब्द इस्तेमाल कर सकती है। जिस पार्टी के नंबर गिरे हैं उसको आप वो कह सकती हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए आपसे कि आज इस देश में पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा खड़ा होकर आवाज़ कौन निकालता है, कांग्रेस उसमें अग्रणी पंक्ति में नहीं आएगी? लेकिन इस पर मैं ये पूछना चाहती हूँ, और लोग भी खड़े हमारे साथ, लेकिन अग्रणी पंक्ति पे है। अब हम नहीं जीते हैं, उसके पहले 10 साल आप भूल रही हैं मैडम कि हम 15-20 चुनाव जीते असेंबली के, 2 बार जीते राष्ट्रीय चुनाव। ये होता है, बीजेपी के साथ हुआ था जब 2 सीट थी उनके पास। समय का एक उतार चढ़ाव होता है। ये समझना कि अक्षुण्ण है, इनफेलेबल है, हमेशा के लिए समय नहीं, तो गलत बात है। कि मणिपुर के लिए कांग्रेस ने काफ़ी पुरजोर विरोध किया, लेकिन संदेश खाली पर बंगाल में, क्योंकि आप तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं, क्या इसलिए चुप्पी साधी? संदेश खाली की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, संदेश खाली में बिल्कुल हमने वक्तव्य पढ़ लीजिए, महिलाओं के विषय में आवाज़ उठाई है, बड़ी स्पष्ट आवाज़ उठाई है। संदेश खाली में जो FIR लॉन्च हुई हैं, ये बताया नहीं जाता है, उसमें कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन साथ साथ, और उस केस को भी मैंने किया पश्चिम बंगाल की तरफ से, बीजेपी का उसको राजनीतिकरण और भुनाने का प्रयत्न है। बीजेपी के नेता वहाँ पर जाते हैं, गाड़ी पे बैठ के डांस करते हैं, उसके बाद पुलिस उनको रोकती है, उनकी FIR की तहकीकात हो रही है बीजेपी द्वारा FIR की, उसमें अरेस्ट हो रहे हैं लोग, और लेकिन यहाँ वो प्रिविलेजेस कमेटी मूव करते हैं, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और कहते हैं कि DGP जो पुलिस का है उसको प्रिविलेज कमेटी यहाँ बुलाए।
ये कोई राजनीतिकरण नहीं तो क्या है? आप असली हल थोड़ी चाहते हैं। कई लोग उस पर अरेस्ट हुए हैं। ममता बनर्जी ने उसका समर्थन किया है क्या? ममता बनर्जी ने खंडन किया पूरी तरह से। लेकिन अगर आप वहाँ की चलने देने की व्यवस्था, अगर आपका उद्देश्य है कि मैं राष्ट्रपति शासन लगा दूँ, आपका उद्देश्य है कि मैं कुछ वहाँ पर एक राजनीतिक बनाऊँ, तो फिर तो गलत है ना वो। एक सवाल, एक बड़ी मशहूर फिल्म का डायलॉग है कि सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है। क्या आप ये मानते हैं कि सरकार किसी की भी हो, इकोसिस्टम कांग्रेस का ही हमेशा बेहतर होता है? मैं ये समझना कि कांग्रेस से कोई गलतियां नहीं हुई या बेहतर हो, मैं कभी नहीं कहता हूँ। हर पार्टी से होता है, लेकिन इकोसिस्टम का मतलब क्या है? अगर आपकी परिभाषा से मतलब है भारत की, तो मैं इस नए इंडिया की परिभाषा से सहमत नहीं हूँ। क्या आपको लगता है कि 2014 के बाद वाला भारत और 14 के पहले वाला भारत हर रूप से न्यू इंडिया बेहतर है, जैसे कि हमको मोदी जी बताते हैं हर दिन या बीजेपी बताती है हर दिन? कितनी त्रुटियाँ हैं। आज अगर इस देश में नंबर 1 भय है, मैं भय जनरल यूज़ कर रहा हूँ, चाहे आप में है, चाहे मेरे में है, चाहे ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे कुछ हद तक न्यायपालिका में, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। वो था पहले कभी इतना? क्या गणतंत्र के लिए अच्छा है? आज यहाँ जो मतभेद नहीं मनभेद जो है वो अच्छा है। तो ये इकोसिस्टम, अब ये बात सही है कि कांग्रेस में भी कई गलतियाँ हुई हैं, वो बात नहीं है, लेकिन आपको बात करनी है अभी पिछले 10 साल से। इस इकोसिस्टम को आप इतना अच्छा उत्तीर्ण मानती हैं कि हर इकोसिस्टम इससे पहले वाला इससे बेकार है। सवाल किया है मैंने। हाँ, लेकिन हमसे बात करने नहीं, मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे जब मुखातिब होता हूँ तो मेरा मतलब है कि जो जनता जनार्दन या जो प्रेस पूछती है। अभिषेक जी, आपकी दलीलें हमने सुनी, लेकिन फैसला तो इस समय जनता के हाथ में ही रहेगा। फिलहाल कैमरा पर्सन सूरज पांडे और मनोज त्रिपाठी के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है।